अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ शहबाज शरीफ अपने ख़ास सियासी कुंबे के साथ लंदन पहुंच गए हैं। भाई साहब से मुलाकातें हुई हैं। अब देखना यह है कि वहां से क्या मामलात तय होकर निकलते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब का यहाँ पर कहना यह है कि मामलात इंतखाबात जल्द इंतखाबात पर मुंतज हो सकते हैं। लंदन से भी हमें कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं। दूसरा मामला यह है कि IMF के साथ जो कुछ तय किया है उसको इम्प्लीमेंट कब करना है। फिर ख्वाजा आसिफ ने इंटरव्यू दिया BBC को, जिसके अंदर आर्मी चीफ की तैनाती, उनकी रिटायरमेंट, एक्सटेंशन, किसको बनाना चाहिए किसको नहीं बनाना चाहिए, ये मुद्दे भी उठा लिए। इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे पास काशिफ अब्बासी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, ARY से इनका ताल्लुक़। माजिद निज़ामी साहब सीनियर सहाफ़ी जियो न्यूज़ से, दोनों का बहुत शुक्रिया। इनसे सवाल जवाब करने से पहले हम आपको ये भी बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने बिल आखिर फ़ैसला दे दिया कि जिन मुनहरिफ अरकान को फ़ारिग करने का प्लान था PTI की तरफ से, उसकी कोई आइनी बुनियाद नहीं बनती। रेफरेंस जो दायर किया गया था इत्तफ़ाक़ राय से, उसको खारिज कर दिया गया। तो ये मुनहरिफ अरकान जो है इलेक्शन कमीशन की हद तक तो बच गए। पंजाब के अंदर भी बहरहाल ये मामला लटका हुआ है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मुनहरिफ अरकान से जो बच गए यानी मरकज़ के अंदर, और जिनकी ऊपर तलवार लटकी हुई है यानी पंजाब के अंदर। PTI बहरहाल ये कहती है कि ये इलेक्शन कमिश्नर जो है इसके ख़िलाफ़ हमने बाकायदा एक रेफरेंस दायर करना है। वो मामला भी हम उठाएंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। काशिफ, स्टार्टिंग विद यू। बड़ी खबर लंदन से, ख्वाजा आसिफ की बातचीत पर तो मैंने ट्रांसमिशंस देखी, लेकिन क्या यही बड़ी खबर है? उसके ऊपर हम आ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ी खबर है तो उससे शुरू कर सकते हैं। लंदन सर, लंदन में अगले इलेक्शन कब कराने हैं इस पर बहस होनी है। शाहिद खान साहब 2 दिन पहले वहाँ पे थे, जो उनका पूरा दिन उन्होंने मियाँ साहब के साथ गुजारा। जो मुश्किल फ़ैसले, देखिए 2 मुश्किल फ़ैसला करते हैं तो मुसीबत पड़ जाती है, क्योंकि महंगाई की नई वेव, सियासी जमात, आखिरी साल, IMF के प्रोग्राम के अंदर जाना, इट्स ए डिज़ास्टर। ठीक। और ये सबको समझ आती है कि डिज़ास्टर है। इसी वजह से मियाँ साहब ने ये फैसला किया था कम से कम 2 दिन पहले तक कि तेल की कीमतें हमने नहीं बढ़ानी। आज जरदारी साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि क्यों उन्हें एहसास है इस बात का कि तेल की कीमत बढ़ी नहीं तो वो जो महंगाई की वेव की वजह से अनपॉपुलैरिटी है वो इन सियासी जमातों के साथ आ जाएगी। लेकिन IMF कहती है करके हमारे पास आओगे तो बातचीत होगी। सो ये बड़ा मुश्किल फैसला है। सो ये फैसला ये करना है, जो 2 ऑप्शन है सामने, या तो इलेक्शंस में जाएं, केयर टेकर सेटअप को जाने दें, महंगा वो करे, पेट्रोल की कीमतें महंगी, वो सारे के सारे स्टेप्स लेकर IMF के पास जाए और IMF का प्रोग्राम दोबारा रिवाइव करे। या फिर अगर ये इन्होंने किया तो मुझे फिर लगता है कि अगले 1.5 साल तक फिर ये फैसला करके आना पड़ेगा। अगले 1.5 साल इलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बाद इलेक्शन में नहीं जा सकते। इसके बाद फौरन इलेक्शन में नहीं जा सकते, और जो आप इकदामात लेंगे उसके असरात को ज़ायल करने में बड़ा वक्त लग सकता है। माजिद साहब, ज़रा लंदन के ऊपर वापस जाएंगे, लेकिन आर्मी चीफ की तैनाती जो है, अब इसके ऊपर तो चैनल्स ने ट्रांसमिशंस भी कर दी, आपकी तहकीक बड़ी है। ज़रा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो सीनियरिटी लिस्ट है वो क्या क्या है, कौन है जो सीनियरिटी लिस्ट में टॉप पर है? जी बहुत शुक्रिया। इसमें एक चीज़ समझने की ये है कि इस वक्त जितने भी जनरल सीनियरिटी लिस्ट में मौजूद हैं उनका जो प्रोफेशनल कैरियर है उसको बैलेंस किया गया है, और मेरा ख्याल है एक आर्मी चीफ़ की जानिब से ये एक बड़ा पॉजिटिव कदम होता है कि वो उस लिस्ट के अंदर कोई भी ऐसा शख्स ना हो कि जिसके कैरियर में कोई थोड़ा सा ऊंच नीच हो। इस वक्त जितने भी 1 से लेके 7, 8 तक जितने भी जनरल्स हैं उन सब का कैरियर इस वक्त बैलेंस्ड है, यानी कि उन्होंने कोर भी कमांड की हुई है या कर रहे हैं, उनके पास GHQ की पोस्टिंग भी रही हुई है। तो इस लिहाज से यहाँ पे ये जो लिस्ट है इसमें हमें कोई ऐसा नाम नज़र नहीं आता कि जिसको हम पहले दिन ही इस बहस में ना लाएं। तो इसमें पहले नंबर पे साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं, दूसरे नंबर पे अज़हर अब्बास हैं, तीसरे नंबर पे नोमान राजा हैं, और नंबर 4 पे जनरल फैज़ हमीद हैं, और उसके बाद नंबर 5 पे मोहम्मद आमिर हैं, और उसके बाद जनरल चिराग हैदर बलोच हैं, और उसके बाद जनरल नदीम अंजुम शेख हैं जो इस टाइम DGISI है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये वजाहत तमाम वो लोग हैं कि जिन्होंने, अगर मैं आपसे सिर्फ वजाहत ले लूँ, ये लिस्ट जो तरतीब दी है सीनियरिटी की, ये बुनियाद करती है इस मफरूज़े पर कि जो आर्मी चीफ की तैनाती है वो मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के ख़त्म होने के साथ शुरू होगी, तो ये उससे आपने मुंसलिक किया हुआ है। लेकिन एज वी स्पीक, आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर उस वक्त लिस्ट तरतीब दी जाए तो ये लिस्ट तो फिर बदल जाती है कि नहीं?
जी बिल्कुल, इसको इस लिस्ट को तरतीब दिया गया है नवंबर के मंजरनामे के हवाले से। उससे पहले अगर हम देखें तो उसमें काफ़ी ऐसे नाम हैं जो सितंबर में रिटायर होंगे। इंजीनियरिंग कोर के एक जनरल हैं, वो उससे पहले रिटायर हो रहे हैं। सो ये जो तरतीब है ये नवंबर को सामने रख के की गई है, क्योंकि अमूमी तौर पे देखा ये जाता है कि अगर कोई बड़ा वाक़या ना हो तो तरतीब के लिहाज से वक्त पूरा किया जाता है, और आर्मी चीफ़ अपनी मुद्दत मुलाजमत के बाद या तो रिटायर हो जाते हैं या वो एक्सटेंशन ले लेते हैं। सो इसलिए ऐसी मिसालें कम मौजूद हैं कि जिनके अंदर हम ये देखें कि मुद्दत मुलाजमत में कोई कमी बेशी हुई है। तो इसलिए ये नवंबर की ही फहरिस्त है, और ये सारे नाम भी इसी लिहाज से तरतीब दिए गए हैं कि ये नवंबर के अंदर अपना जो क्राइटेरिया है उस पर पूरे उतर रहे हैं। अच्छा काशिफ, कमाल ये है कि आपने इलेक्शंस की बात की, इतनी बड़ी एक्सरसाइज, आपने इकॉनमी की बात की, तमाम का तमाम रियासत का ढांचा जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है। वो दोनों मामला लंदन में बज़ाहिर डिस्कस होने हैं, और वो इस वक्त यहाँ पर भी ज़ेर बहस हैं, वो IMF के साथ भी ज़ेर बहस हैं, वो चाइना के साथ, सऊदी अरब के साथ, UAE के साथ, ADB के साथ, AIDB के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ। लेकिन जो डोमिनेट कर रही है खबर वो कि ख्वाजा आसिफ साहब ने इंटरव्यू दिया है जी कि हमने आर्मी चीफ को कैसे लगाना है, कब लगाना है। आपको ये हैरानी हुई है कि ये जो बहस है वो क्या चीज़ डोमिनेट कर रही है और कोर इश्यूज़ क्या क्या? हैरानगी तो इसलिए नहीं हुई कि ख्वाजा साहब ने कोई बात की नहीं। हमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो मेरे लिए खबर हो कि ख्वाजा साहब ने कहा। उन्हें कहा इलेक्शन नवंबर से पहले भी हो सकता है। ठीक, हो सकते हैं, वो फैक्ट है। अगर आप आज हुकूमत खत्म कर दें तो इलेक्शन नवंबर से पहले हो जाएगी। अगर आप 3 महीने बाद करेंगे तो जो केयर टेकर सेटअप है उस दौरान नवंबर आ जाएगा, कोई नई बात नहीं। आर्मी चीफ को मेरिट पे लगाना ये ज़रा इसलिए स्ट्रेंज बात है कि मेरिट क्या होता है। मेरिट तो प्राइम मिनिस्टर की मंशा और ख्वाहिश होती है, उनको जो ठीक लगता है उसको लगा देते। अच्छा एक मिनट, ये इसमें लिस्ट में ये भी उन्होंने बात की, और अमशर माजिद विल कमेंट ऑन दिस, कि ये नहीं हो सकता कि जो GH की तरफ से लिस्ट आए तो हम कहें जी कि ये हमें काबिल कबूल, 3 और नाम भेजें। ये उन्होंने कहा जी कि ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है, कानूनी तौर पे मुमकिन है। प्राइम मिनिस्टर मजीद नाम मंगवा सकता है, सो कानून तो ये कहता है, लेकिन ख्वाजा साहब नहीं कहते। अब ख्वाजा साहब ने एक और चीज़ की कि जी राइट शरीफ साहब ने एक्सटेंशन नहीं मांगी। आई एम श्योर यू विल बी प्रिवी टू दिस। मुस्लिम लीग नून की पूरी लीडरशिप हमें बताती रही है कि वो हमसे एक्सटेंशन मांगे। अब ख्वाजा साहब को ज़रा पहले मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप से मशवरा कर लेना चाहिए कि सर मनवी दास दे अगर मंगी सी तो नहीं मंगी। वो एक्सटेंशन के साथ ओहदा भी मांग रहे थे दरअसल। शायद ख्वाजा साहब ये कह रहे हो कि वो ओहदा जो है वो मांग रहे थे, एक्सटेंशन नहीं मांग रहे थे, लेकिन एक्सटेंशन तो मांग रहे थे तो ओहदा होना था। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तीसरा उन्होंने मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई ऐसी बड़ी बात की। मुझे बताएं उस पर खबर क्या है इस सारी के अंदर। मेरिट पे होना चाहिए, नवंबर से पहले इलेक्शंस हो सकते हैं, आर्मी चीफ एक्सटेंशन नहीं मांग रहे, ये अच्छी बात है। तो अगर फैज़ हमीद का नाम हुआ तो जाहिर है अरे कंसिडर, क्योंकि कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे भाई ने भी लिस्ट बताई है, चौथे नंबर पे कंसिडर करने का ये थोड़ी होता है कि कागज कलम लेकर कोई फाइलें खोल के बैठता है। मतलब वो हैं, ठीक है जी, 5 आ गए, उनमें इनका नाम भी है, देखेंगे किसको बनाना है, वो तीसरे को बनाना है। ये भी दिलचस्प है कि उन्होंने ये कह दिया जी कि आर्मी चीफ की तैनाती का मामला बड़ा संजीदा है, इसको बहस का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद फिर घंटों ट्रांसमिशन चलनी शुरू होगी, ये भी मामला है। सर देखिए, जब डिफेंस मिनिस्टर बोलेगा तो ट्रांसमिशन तो होंगी। जब आप इस तरह के इश्यूज पे बात करेंगे, और मुझे नहीं लगता इसमें कोई खराबी है। देखिए इसमें क्या खराबी है, अगर अफगानिस्तान पे बोलते तो ट्रांसमिशन नहीं होनी थी वैसे। ये बात ठीक है, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर पे बोलते ट्रांसमिशन नहीं होनी, क्योंकि ये हमारे मुल्क के अंदर गो के बाहर के मुल्कों में शायद इसके ऊपर किसी को पता भी ना हो कौन अपॉइंट हो गया कौन नहीं। पाकिस्तान में जब जज चीफ जस्टिस बनता है कौन सी ट्रांसमिशन होती है सर, सबको पता ये आएगा ये चला जाएगा। फायजी साहब जब बनेंगे तो तब शायद ट्रांसमिशन होगी। डिपेंड्स ऑन हु इज बीइंग अपॉइंटेड। लेट मी गो टू माजिद निजामी। मुश्किल है सर। माजिद साहब ये बताइएगा कि ख्वाजा आसिफ ने जो इंटरव्यू दिया उसमें जिस तरह काशिफ कह रहे थे कोई अनहोनी बात नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी खबर बन गई और इलेक्शंस पर हावी हो गई, इकॉनमी पर हावी हो गई, जिससे आपको पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर एक सियासी कैलेंडर होता है, एक सहाफ़ियों का कैलेंडर होता है, और एक वो कैलेंडर होता है जिसके गिर्द तमाम मुल्क घूमता है कि किस आर्मी चीफ ने कब आना है और कब जाना है। जी ये बड़ी दिलचस्प बात है, और मेरा ख्याल है कि मैं इनसे इत्तेफाक करूंगा कि कोई इसमें अनहोनी बात नहीं है, और कोई सियासी जमात ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो आर्मी चीफ की तकर्रुरी से पहले किसी एक नाम के बारे में कोई ऐसा कमेंट दे। हाँ, सियासी बयानियाँ तो मुख्तलिफ हो सकता है, जलसों में नाम लिए जा सकते हैं, लेकिन एक हुकूमती वज़ीर की जानिब से ऐसा कहा जाना कि जी हम किसी 1 या 2 जनरल्स को नहीं मानेंगे या देखेंगे, तो मेरा ख्याल है वो अचंभे की बात होगी। तो उन्होंने बड़ी अक्लमंदी से काम लेते हुए इस चीज़ को हैंडल किया है, और उन्होंने कहा है कि हमें इस सारे मामले में किसी भी स्पेसिफिक नाम पे कोई एतराज़ नहीं है। और मेरा ख्याल है मैं यहाँ पे एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ कि ये नाम जो इस वक्त हमारे सामने आते हैं इनकी तैयारी काफ़ी पहले से शुरू हो जाती है, और इसमें मैं आपको ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल देना चाहूँगा कि इस वक्त जो मेजर जनरल्स हैं जिनकी तरक्कियाँ होंगी
मतलब आज के बाद जिन मेजर जनरल्स की तरक्कियाँ होंगी वो आज से 3 साल बाद आर्मी चीफ के ओहदे के लिए और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे के लिए वो लिस्ट के अंदर होंगे 1, 2, 3, 4 पे। तो इसलिए ये कहना कि ये नाम अभी सामने आते हैं, इनके ऊपर वर्किंग 3-4 साल पहले से शुरू हो जाती है कि कौन से वो 5-7 नाम होंगे कि जो उस वक्त सामने आएंगे। एक वो जनरल साहब हैं जो शायद अपॉइंटमेंट के मामले के शुरू होने से 2 दिन पहले रिटायर हो रहे हैं या 3 दिन पहले रिटायर हो रहे हैं। जी वो उसमें एक टेक्निकल इशू है, लेकिन अगर उसे एक सादगी से और आराम से डील किया जाए तो मेरा ख्याल है उनकी रिटायरमेंट ही बनती है। लेकिन वो कहते हैं कि जो चाहे उनका हुस्न करिश्मा साज करे, तो अगर इसके अंदर कोई थोड़ा सा उन्होंने टेक्निकली प्ले करने की कोशिश की तो उनको एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन सरे दस्त वो उस वक्त से पहले ही रिटायर होंगे। अच्छा, लिस्ट जो आर्मी चीफ की तरफ से जो जीएच की तरफ से आती है, जिसमें से प्राइम मिनिस्टर ने सेलेक्ट करना होता है, जिसमें काशिफ ये कह रहे हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर नए नाम भी मंगवा सकते हैं, उसमें कितने नाम अमूमन होते हैं तारीखी तौर पर? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, क्या होता है? जी उसमें जो रवायत है वो तो 3 नामों की है, लेकिन उसमें नाम मंगवाए भी जाते हैं और नाम मंगवाए बगैर भी फैसले किए जाते हैं। तारीख़ में अगर हम देखें तो हमें जनरल ज़ियाउल हक की मिसाल मिलती है कि जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उन्हें 8वें नंबर से जो है वो आर्मी चीफ नामजद किया और 7 जनरल्स को सुपरसीड किया। तो उस रवायत को देखते हुए, उस मिसाल को देखते हुए अमूमन 6 से 7 जनरल्स को मद्देनज़र रखा जाता है कि ये अफोर्डेबल है। 6 लोग 7 लोग अगर सुपरसीड होते हैं तो ये कोई इतनी अचंभे की बात नहीं हो सकती। तो इसलिए जो असूल है वो तो ये है कि 3 से 5 नामों में फ़ैसला हो, लेकिन ये फहरिस्त 7 से 8 तक इसलिए डिस्कस की जाती है कि माजी में 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, इवन 7 नंबर तक भी आर्मी चीफ की सिलेक्शन की गई है। तो उस रवायत को सामने रखते हुए तकरीबन 6-7 नामों को ज़ेर गौर लाया जाता है। और साथ आर्मी चीफ की अपनी रिकमेंडेशन भी होती है? जी आर्मी चीफ की अपनी राय भी इसमें शामिल होती है, लेकिन अमूमन उस राय पे वज़ीर-ए-आज़म इसलिए भी अमल नहीं करते कि वो ये चाह रहे होते हैं कि उन्हें एक नया आर्मी चीफ चाहिए जो नई पॉलिसीज़ के साथ आए, और अगर इख्तलाफात ज़्यादा हैं या दोनों सेम पेज पे नहीं हैं तो फिर उस राय को तो बिल्कुल वक़्त नहीं दी जाती। 2 से 3 आर्मी चीफ जो गुज़िश्ता हैं उनमें हमने ये मिसाल देखी कि जिसको उन्होंने रिकमेंड किया उसको आर्मी चीफ नहीं बनाया गया। अब अभी काशिफ माजिद ने जो बात की कि ख्वाजा साहब ने तरीके के साथ हैंडल किया और किसी नाम पे कमेंट नहीं किया, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने लिहाज नहीं किया। आसिफ अली जरदारी साहब ने एक सवाल हुआ या जुमला कहा तो उसके ऊपर उन्होंने कहा अच्छा हाँ कौन, फिर कहा कि हाँ फैज़ हमीद, वो तो खुड्डे लाइन लगा हुआ है। तो अगर आप ये लिस्ट देखें बेशुमार वजूहात की बुनियाद पर, दिस वन नेम दैट स्टिक्स आउट राइटली और रॉन्गली, तो उसके ऊपर लाइट काफ़ी पड़ती है। फैज़ हमीद का नाम जो है आज के कॉन्टेक्स्ट में आसिफ अली जरदारी के बयान की रोशनी में अगेन इज़ इन द हेडलाइंस। तो देखिए मैं कभी उनसे मिला नहीं ज़िंदगी में, मैंने उनको आमने सामने भी कभी नहीं देखा, लेकिन वो एक कोर कमांडर है। तो कोर कमांडर कब खुडे लाइन होता है? और पेशावर का कोर कमांडर, उनका मतलब ये था कि वो डीजी सियासी तौर पर खुडे लाइन, क्योंकि जब तक वो DGISI थे तो उनके पास पॉलिटिकल डोमेन बहुत बड़ी थी। अब तो एक ही आदमी DGISI होता है, उसके बाद तो किसी ने कोर कमांडर ही बनना। सो अभी कोर, मेरे ख्याल में तो कोर कमांडर खुडे लाइन तो नहीं होता। लेकिन जरदारी साहब ने जो कागज़ इस्तेमाल किए हैं उसके अंदर खुडे लाइन मामला बनता है। ये सिंपल डिसीजन होना चाहिए कि कौन सी रिकमेंडेशंस आई और लिस्ट आपके पास क्या आई। नाम मंगवाने या ना मंगवाने का मामला मेरे ख्याल में ये हुकूमत तो अगर इसने सेलेक्ट करना है वो तो शायद ना करें, वो जो आएगी उसमें से लिस्ट पे कर देंगे। तो ये सिंपल फैसला होना चाहिए, लेकिन किसको सेलेक्ट करना है आर्मी चीफ, इस हुकूमत को करना है या केयर टेकर को करना है, दैट कैन बी एन इशू। इसके साथ इलेक्शंस की डेट भी जुड़ी हुई है या नहीं? देखिए सर, केयर टेकर के पास मुझे नहीं पता कि इख्तियार है, लेकिन होना चाहिए कि ज़ाहिर अगर उसको रिटायर होना है नवंबर में और केयर टेकर सेटअप है तो उसके पास ये इख्तियार होना चाहिए कि वो उसको करे। लेकिन अगर ये सारा डिज़ाइन इस तरह किया जाए कि कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट या जो लोगों के वोट से आई है वो आर्मी चीफ को इलेक्ट या सिलेक्ट ना करे उस लिस्ट में से, आई थिंक ये ज़्यादती वाली बात है। ये उनका प्रोरोगेटिव है। देयर इज़ अ रीज़न वाई ये राइट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास है, जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, कि वो जिसको चाहे उस लिस्ट में से आर्मी चीफ लगा सकता है। अगर कोई ये सोचता है कि हमने इसको ये राइट नहीं देना और इसको राइट नहीं देना, फिर बात तो सियासी होगी ना। मुझे नहीं लगता ये आर्गुमेंट या ये तरीकाकार ठीक है। आपको
तफसील में जाएं तो जो पिछली अपॉइंटमेंट थी आपको तो वो पूरा फियास्को याद होगा कि किसके नाम चले, फिर वो गुजरांवाला से नाम आ गए कि इनको लगा दें। इट्स अ प्रोगेटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, हुएवर द प्राइम मिनिस्टर इज, अपॉइंट करने दें उनको जिसको उन्होंने काम करना है उसके साथ। जो जाने वाले वो तो चले जाएंगे, नए आर्मी चीफ के साथ तो प्राइम मिनिस्टर ने काम करने दें उसको। और सर आखिरी चीज मतलब केयर टेकर के बाद भी किसी ने गवर्नमेंट में आना ना, काम तो उसने करना है उस चीफ के साथ। So let them appoint that chief. ये एल्यूजन वैसे माजिद के आर्मी चीफ को कौन लगा रहा है, वो असरअंदाज होती है आर्मी चीफ के कंडक्ट के ऊपर। ये बहुत मरतबा पिट चुकी है पाकिस्तान के तारीखी हवालों से, लेकिन इसके बावजूद ये सर्कुलेट करती रहती है कि जिसने लगाया उसने बड़ा काम किया। देखिए, मेरा ख्याल है कि ये एक अवामी और सियासी बात तो हो सकती है, लेकिन हकायक से इसका को ख़ासा ताल्लुक़ नज़र नहीं आता, क्योंकि अपॉइंटमेंट जिसने भी की हो, नए आर्मी चीफ अपने ही पॉलिसीज़ को लेके चलते हैं। आज से पहले अगर हम जनरल बाजवा की ही बात करें तो उस वक़्त कॉलम लिखे गए, आर्टिकल्स लिखे गए, टीवी प्रोग्राम हुए कि यही वो जनरल हैं कि जिन्होंने 2014 के धरने में जमहूरी किरदार अदा किया और ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन उसके बावजूद तारीख़ ने यह भी देखा कि उन्हीं के दौरे आर्मी चीफ में नवाज शरीफ को घर जाना पड़ा। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी बातें जब तकर्री हो रही होती है उस वक़्त का मंजरनामा अक्सर मुख्तलिफ होता है, लेकिन जब कोई भी जनरल उस सीट पे पहुंच जाता है तो वो ख्यालात, वो नज़रियात, वो सारे यकसर तब्दील हो जाते हैं, और हमें इस हकीकत को मद्देनज़र रखना चाहिए। लास्ट वर्ड मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूँ जी। देखिए, आर्मी चीफ फ़ौज का कमांडर इन चीफ है या फ़ौज का चीफ है। वो जो उस कुर्सी पे बैठता है तो वो अपनी इंस्टीट्यूशन को देखता है, वो इसको नहीं देखता कि मुझे लेकर कौन आया। तारीख भरी पड़ी है इन चीज़ों से कि जिसने लगाया, जैसे आपने कहा, वो ये ना सोचें। इस केस में भी जब बहुत से आर्मी चीफ माजी में लगे हैं तो उस वक्त भी ये पूछा गया कि सर, और उन्होंने कहा सर, और उसके बाद फिर तुसी क्या सी सो ये सो इट इज। मैं तो मियाँ साहब के दौर में आखिरी जो अपॉइंटमेंट मियाँ साहब ने की थी, कागज़ पे पेंसिलों से नाम लिख के दूसरों को दिखाया जाता है, ठीक है नहीं, हाँ जी, और उसको श्रेड किया जाता था उन कागज़ों को, ताकि उसका फ़ायदा। मैं चलते मैं ज़िम्मन बता दूं कि मेरा जो तज़िया ना मियाँ नवाज शरीफ के डिसीजन मेकिंग का वो ये है कि वो पेंसिलों से नाम कागज़ों पर तभी लिखते हैं जब उन्होंने ऑलरेडी फैसला किया होता है। वो खाम खा का एक जो है ना लोगों को दिखाते हैं की ख्याल है जी, तोड़ा की ख्याल है जी। तो लेकिन इस केस में शायद ये मामला वैसे ना चले। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम हमारा जारी है। मरकज़ में तो मामला तय हो गया, लेकिन पंजाब में पीटीआई के मुनहरिफ अरकान का मामला लटका हुआ है और पीटीआई ने बम्बार्टमेंट की हुई है इन मुनहरिफ अरकान पर। पीटीआई का जो ऑफिशियल अकाउंट है उसके अंदर आप देख सकते हैं बाकायदा तस्वीर का इजरा किया गया, इनके ख़िलाफ़ नारे लिखे गए। आज के फैसले से यकीनन इनको हौसला हुआ होगा कि इलेक्शन कमीशन किन बुनियादों पर ये मामला तय कर रहा है। तो हमारे पास मौजूद हैं शेख सलमान नईम साहब, तहरीक इंसाफ पंजाब से इनका ताल्लुक़ है, और लाला ताहिर रंधावा साहब, वो भी तहरीक इंसाफ पंजाब से मुंसलिक हैं, अगरचे उनकी पार्टी उनके ख़िलाफ़ ख़ुद से कैंपेन कर रही है। तो दोनों का बहुत शुक्रिया। सलमान साहब, आपसे आगाज़ करता हूँ, क्विकली ये बताइएगा कि आज का जो फ़ैसला आया उससे आपको आप गैर मुतवक्को फ़ैसला कहेंगे या आपका ख्याल था कि इसी किस्म का फ़ैसला आप तवक्को कर रहे थे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया तलत भाई, आपने इनवाइट किया अपने शो पर। जी बिल्कुल, मैंने क्योंकि पिछली हेयरिंग को जो है वो मैं गया था वहाँ पर, मैंने उनकी कॉपीज़ भी हासिल की जो इन्होंने रेफरेंस दायर किए थे MNAs पर और MPAs पर। तो उस रेफरेंस को अगर कोई भी समझदार जो कानून को थोड़ा सा भी समझता होगा उसके लिए ये मुतवक्के फ़ैसला था, ऐसी कोई गैर मुतवक्के बात नहीं थी, क्योंकि इन्होंने सिर्फ इल्ज़ामात उस पर लगाए हैं जो है ना उस रेफरेंस के अंदर, कोई हकीकत पर मबनी रेफरेंस नहीं है। वो वैसे ही उड़ जाना था और मैं समझता था कि जब भी इसकी हेयरिंग होगी, जब भी इसके आर्गूमेंट्स होंगे और जब इसका फ़ैसला आएगा तो वो इसी तरह का ही आएगा जिस तरह का फ़ैसला आया है आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। लाला साहब, आपसे मैं पूछ लेता हूँ कि मार्केट में ख़बर बड़ी गर्म है कि आपको पार्टी में रखने के लिए भी बड़े पैसे ऑफ़र हुए थे, क्या ये दुरुस्त है? ये बात दुरुस्त है। कितने पैसे ऑफ़र हुए थे, अगर आप शेयर करें हमारे प्रोग्राम में? ये नहीं, शेयर दुरुस्त है, जो आपने कहा मैंने कहा दुरुस्त है। ठीक है, तो फिर कोई वक्त आया तो आपको बताऊंगा। चले, सही है। तो और आपने फैसला किया जी कि
मैंने मुनहरिफ ही रहना है, मैंने ये रिश्वत कबूलनी नहीं है, यही फैसला किया ना आपने? नहीं, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। हमें पार्टी की तरफ से या हमारे जो पंजाब गवर्नमेंट के इनकी किसी तरफ से कोई हमें कोशिश मिली हो भी आपने इसको डालना है। इमरान खान साहब ने कहा कि वहाँ अपने डिक्लेरेशन जारी किया कि जनाब आप चौधरी परवेज़ इलाही को डालें, वहाँ किसी ने डाला ही नहीं है, किसी पीटीआई के मेंबर ने डाला है। हमारे लिए तो दोनों, वो चौधरी परवेज़ इलाही भी और हमजा शहबाज साहब भी, ये दोनों अलग-अलग पार्टी, पीटीआई का तो कोई आदमी नहीं था जिसकी वजह से हम मुनर्रफ हूँ। हमने अपने ज़मीर के मुताबिक काम किया है। तो अब जो आपके खिलाफ कैंपेन चल रही है, नाम और फिर तस्वीरें, और फिर इससे आप पर सियासी तौर पर दबाव आता है, असर पड़ता है कि नहीं? सर जी नहीं, हम आज़ाद बने हैं, हमने पीटीआई का वोट ही नहीं लिया, ना नून लीग का वोट लिया है। मैं आज़ाद बना हूँ, तो ये मुझे कैसे कह सकते हैं कि यार ये आप क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि मैंने आज़ाद बना हूँ, मैंने इनके साथ, इनकी पार्टी के साथ मिलकर इनकी गवर्नमेंट बनवाई है। हमने ये तो नहीं कहा कि इमरान खान साहब या कोई भी हमें कह दे जी फलां को वोट डाल दे तो हम डाल देंगे, ऐसा नहीं है। हम आज़ाद बने थे और हम भी आज़ाद हैं। जैसे ये कहते हैं ना कि हम कोई गुलाम है, हम भी गुलाम नहीं हैं। तो सलमान, ये आपकी तस्वीर भी लगाई, आप भी समझते हैं कि जो आज़ाद अरकान हैं उन्होंने जब पीटीआई पार्लियामान के अंदर ज्वाइन की, असम्बली के अंदर ज्वाइन की, तो उसका असर जो है वो डिफेक्शन क्लॉज उन पर लागू नहीं होती, क्योंकि वो उनका तो इलेक्शन सिंबल जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जारी किया गया था और उनका वोटर्स के साथ जो एतमाद का रिश्ता है उस इलेक्शन सिंबल से जुड़ा हुआ है। असम्बली में जाकर वो क्या करते हैं उसका ताल्लुक डिफेक्शन से नहीं है। जी बिल्कुल तलत भाई, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि हम लोगों ने जो मैं अगर स्पेसिफिकली जेकेटी ग्रुप की बात करूं तो 12 लोगों पर इन्होंने डिफेक्शन का रेफरेंस दायर किया है, जबकि उसमें 9 ऐसे अरकान हैं जो आज़ाद इलेक्शन लड़े हैं, जो जिनका यानी निशान था वो बैट नहीं था, इमरान खान के निशान पर वो इलेक्शन नहीं लड़े। हम लोगों के अपने अपने निशान थे और इंटरेस्टिंगली जो है ना वो हमने पीटीआई के मैनिफेस्टो को, पीटीआई के उम्मीदवार को अपने अपने हलके में हराया है। लाला ताहिर साहब मौजूद हैं आपके साथ, और मेरा भी अगर आप देखें तो मैंने पीटीआई के वाइस चेयरमैन को इलेक्शन हराया है। उसके बाद हम लोगों ने, क्योंकि खान साहब ने बड़े नारे लगाए, बड़े वादे किए, उसके बाद हमने पीटीआई को ज्वाइन किया। पीटीआई ने अगर अपने वादे हमसे पूरे नहीं किए, हमारे हलकों में अगर वो नहीं काम करवा सके, हम लोगों से जो उन्होंने मतलब हमारी उम्मीदों पर अगर नहीं पूरा उतर सके, तो बिल्कुल हमें पूरा हक था कि हम अपना फ़ैसला खुद करें। और इंटरेस्टिंगली आपको एक और बात बताऊं कि जो 9 मेंबर जो हैं आज़ाद हैं, 10वें मेंबर उस्मा कारदार, उनको इन्होंने 2 साल पहले खुद पार्टी से ही निकाल दिया था। जिस पार्टी से आपने खुद किसी को निकाल दिया हो, तहरीरी तौर पे उसको फ़ारिग कर दिया हो पार्टी से, आप कैसे कह सकते हैं कि वो पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद हैं? अगर आप मेरी बात करें तो पीटीआई ने 3 साल मुझ पर इलेक्शन कमीशन में, पहले फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस किया रखा, और मैं 2.5 साल तकरीबन सस्पेंड रहा। उसके बाद सस्पेंड होने के बाद फिर खान साहब ने बुलाया और वही पुराने वादे किए कि मैं आपके हल्के में, क्योंकि मैंने भी उस्मान बुज़दार को वोट दिया था। 186 वोट रिक्वायर्ड होते हैं किसी चीफ मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बनने के लिए पंजाब असम्बली में। उस्मान बुज़दार ने 186 ही वोट लिए थे पंजाब असम्बली से, यानी एक भी वोट जो उस्मान बुज़दार ने लिया है वो अगर उसको ना मिलता तो वो चीफ मिनिस्टर ना होते। तो क्या मतलब हमारे दरमियान और दूसरे अरकान के दरमियान पीटीआई ने ही तफरीक पैदा की, हम लोगों को खुद उस जहाने पे पहुंचाया कि हम पिछले 2 साल से पीटीआई पर जो है ना वो तनकीद भी कर रहे थे, उसके फैसलों पर भी तनकीद कर रहे थे। और इन्होंने तो हमें जो है वो जो आज़ाद नहीं भी जीते, जो पीटीआई की टिकट पे जीते हैं, कानून ये कहता है कि आप उन्हें एक रिटर्न जो है ना वो डिसीजन पार्टी का वो आप उन्हें देंगे, डायरेक्शन देंगे। कोई डायरेक्शन मसूल नहीं हुई किसी को, सो कॉल्ड एक शो कॉज नोटिस इन्होंने लगाया हुआ है उसमें। लेकिन अगर मैं सवाल सवाल पूछा हूँ, लेकिन रंधावा साहब के पास ये सवाल मैं दोबारा लेके जाऊँगा, पिछले सवाल का तसलसल है और आपके पास भी लेके आऊँगा। जो कैंपेन चल रही है वो बड़ी सख्त कैंपेन है। मैं बयानात दोहरा देता हूँ, इमरान खान के बयानात हैं, कारकुन मुनहरिफ अरकान का बंदोबस्त करें। नंबर 2, सब जानते हैं कि अगर आप पार्टी छोड़ेंगे तो पैसे लेकर ही छोड़ेंगे। नंबर 3, सब पाकिस्तान यही समझेगा आपने खुद को बेचा है। ज़मीर फरोश का नाम आपके साथ हमेशा के लिए लग जाएगा, आपका शादियों में जाने के लिए मुश्किल हो जाएगा, बच्चों से कोई शादी नहीं करेगा, स्कूल में आपके बच्चों का मजाक उड़ाया जाएगा और गालम गलोच उसके अलावा। तो रंधावा साहब, आप बताएं कि सियासी तौर पर ये जो कैंपेन है, ये जो भारी भरकम गलाजत से भरपूर कैंपेन है, इसका असर पड़ता है आपके हलके के ऊपर या नहीं पड़ता?
सर जो खान साहब ने कल्चर बनाया है ये पाकिस्तान की सियासत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ये कोई भी आदमी हो, चाहे इमरान खान हो, कोई और भी हो, इन्होंने हर बंदे पे ये नहीं सोचा कि ये आज़ाद जो बंदा है ये भी हमारे साथ, इसकी मेहरबानी है कि हमारे साथ आया। टिकट वाले पर तो वो बात कर सकते हैं कि हमारे बल्ले के टिकट पर जीते हैं। जो आज़ाद लोग हैं उनको भी उन्होंने ऐसे ही कर रखा है जैसे इन्होंने टिकट पे जीता है। हमें कोई ख़तरा नहीं है ना। अवाम में जाते हैं सिर्फ पीटीआई के चंद लोग हैं जो हमारे हलके में हैं। मेरी अवाम जिसने मुझे वोट दिए हैं वो मुतमिन है और इंशाल्लाह ये वहाँ जो किसी आदमी ने पीटीआई के बल्ले पे इलेक्शन लड़ा, वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, वो भी इमरान खान की वजह से। ये जो बातें करता है ना, बातें ही करता है, काम नहीं करता। 4 साल, 4.5 साल हम इसके साथ रहे हैं, ये बातों के अलावा कोई काम नहीं हुआ। ये 11 बजे हेलीकॉप्टर से उड़ना है बनीगाला से और टक टक वज़ीर आज़म हाउस और 3 बजे वापस बनीगाला। इसके अलावा अगर कोई काम हुआ, लोग हमें बार बार ताने देते थे, यार ये क्या कर रहे हैं, ये एक पता नहीं कागज़ पे क्या लिखा हुआ है। वो आप हमसे बेहतर जानते हैं तलत भाई कि वो उसमें क्या लिखा हुआ है जो वो लेके भाग रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। ये अमेरिका ने ये कह दिया, अमेरिका ने ये, इससे भी सख्त सख्त अल्फाज पाकिस्तान ने इंडिया के लिए और इंडिया ने पाकिस्तान के लिए, कई मुल्कों के लिए अमेरिका ने इंडिया एक दूसरे को लिखते हैं। ये पता नहीं क्या लफ्ज़ लिखा है उन्होंने जो लेकर पूरे पाकिस्तान में इंतशार फैला रहे हैं। अल्लाह भला करे, अल्लाह मेहरबानी करे पाकिस्तान पर। ये अच्छी बात नहीं। सियासत में सियासत होती है, ऐवानों में एक दूसरे को बर्दाश्त भी करना होता है। ये नहीं कि एक आदमी इस हद तक कारकुनों को ले जाके उनकी वापसी ना हो। जो मेरी समझ में आती है ये बात अच्छी नहीं है। बेहतरीन बात की आपने सलमान। बिल्कुल आखिर में आपसे यही सवाल कि आपके हल्के पर इस कैंपेन का असर होगा, आपके वोट बैंक के ऊपर, आपके इलेक्शनियरिंग के ऊपर असर होगा इस कैंपेन का या नहीं? मैं तो एक ही बात करना चाहूँगा कि जो सोशल मीडिया पे इन्होंने कैंपेन चलाई कि ये बिक गए हैं, इन्होंने ज़मीर अपना बेच दिया है, मुझे खान साहब सिर्फ एक बात का जवाब दें कि जब 25 जुलाई को हम आज़ाद अरकान जो है वो जब उनके साथ शामिल हो रहे थे, तब खान साहब ने कितने कितने उनको पैसे दिए थे जो पीटीआई के साथ वो चले गए थे। अगर खान साहब ने हमें कोई पैसे दिए थे, अगर हमें उस टाइम कोई जो है ना हमारा ज़मीर ख़रीदा गया था, तो जब अगर उस टाइम ऐसी कोई बात नहीं थी, उस टाइम हम बिल्कुल दुनिया में सबसे अच्छे लोग थे। हम लोग जो है ना वो पाकिस्तान के भी हक़ में थे, हम मुहिब वतन भी थे, हम जो है वो मजहबी तौर पे भी हम सब ठीक थे। लेकिन जब हम खान साहब को छोड़ते हैं, जो खान साहब को छोड़ेगा आप हिस्ट्री उठा के देख लें, उसको जो है ये गद्दार भी डिक्लेयर कर देते हैं, उसको मज़हब पे भी उस पर सवाल उठाते हैं कि आप जाके अल्लाह को क्या जवाब दोगे। मैं पिछले दिन उम्रे पे गया हुआ था, पीटीआई के सोशल मीडिया ने वो कैंपेन चलाई कि आपका उम्रा कबूल नहीं होगा, आप किस मुंह से जो है वो अल्लाह के नबी के जो है ना वो हुजूर पेश हो रहे हो। यानी किस तरह का ये कल्चर प्रमोट किया जा रहा है कि हम उम्रा कर रहे हैं, वो भी हमारा ये कबूल नहीं कर रहे। यानी ये बिल्कुल खुदा बने हुए हैं। हमारे उम्रों का फ़ैसला, हमारी इबादतों का फ़ैसला भी पीटीआई सोशल मीडिया कैंपेन करेगी। और जो ये अब कल से जो इन्होंने हमारी तस्वीरें लगाकर पीटीआई ने अपने वेरीफाइड जो है ना वो पेजेस पर लगाया, मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि मैं इंशाल्लाह ये मैंने अपने वकला से मुशावरत शुरू की है कि हम इनके खिलाफ एक हद तक इज़्ज़त का भी दावा करें कि इनके पास कौन से ऐसे सबूत हैं। मैं इमरान खान साहब से कहता हूँ कि अगर मेरे खिलाफ उनके कोई सबूत हैं उनके पास कि मैंने पैसे लिए हैं, वो कौम के सामने लाएँ, मैं माफ़ी भी मांगूंगा और मैं सियासत भी छोड़ दूँगा। लेकिन ये झूठे आप इल्ज़ामात लगा दें, फिर आप अपनी सोशल मीडिया कैंपेन के ज़रिए उसको सच्चा साबित करने की कोशिश करें, कि ज़्यादा देर नहीं चलेगा। और हमारे हलकों में अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। हम लोग, मैं पिछले 4 दिन से अपने हलके में मौजूद हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह तरक्याती काम शुरू हो गए हैं, उनकी निगरानी कर रहा हूँ, उनको फ़ाइनल जो है वो हतमी शक्ल दे रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा प्रेशर नहीं है। जो एक समझदार आदमी है, हाँ, मैं इनकी सोशल मीडिया की टीम को एक बात करता हूँ कि आप लोग फराह गोगी को डिफेंड करें। आपका जो काम है, आपके जो कैप्टन का काम है, वो काम करें। ये हम पे अगर इल्ज़ामात लगाएंगे तो इनको भरपूर इंशाल्लाह जवाब भी सोशल मीडिया पे दिया जाएगा। आपका शेख सलमान नईम साहब और लाला ताहिर रंधावा साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। हमारी तरफ से यही कुछ नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाजरीन। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, राजा रियाज साहब हमारे साथ मौजूद है। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। आज तो आपके लिए बड़ा खुशी का दिन है जी।
नहीं जी, ये कोई ख़ास नहीं, क्योंकि हमें तो पता था, ये अंधों को भी पता था कि ये बोगस और जाली रेफरेंस है। सिर्फ नाइलम और नाहल, जिस तरह हुकूमत नाहली के साथ चलाई गई, गफलत के साथ चलाई गई, लापरवाही के साथ चलाई गई, ये वो ही नलायकों की टीम है वकीलों की जिन्होंने ये रेफरेंस दायर किया था। इसका हर किसी को पता था कि हमने तो ना किसी को वोट दिया, ना कोई वोट तरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ कास्ट किया, ना आदमी एतमाद में वोट कास्ट किया, ना प्राइम मिनिस्टर के वोट में तरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ वोट कास्ट किया। तो हमारे ख़िलाफ़ तो कुछ हो ही नहीं सकता था। ये रेफरेंस भेजना ही बेवकूफ़ी थी, नाहली थी, नालायकी थी, और यही हमारा स्टांस था कि ये खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं ये नाहल हैं, नालायक हैं, करप्ट हैं, और वो आज फिर एक दफ़ा साबित हो गया। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने राय साहब कदा कलाम में इलेक्शन कमीशन ने तफसीली ग्राउंड्स नहीं दिए, लेकिन आपके ख्याल में वो तमाम ग्राउंड्स जो आपकी तरफ से सामने लाए गए थे वो आपके ख्याल में अप्रूव्ड, इंडोर्स्ड हो गए हैं? देखें भाई, मैं सिर्फ एक मुख्तसर सा आपको फिर एक दफ़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि 2 मरले आए हैं वोट डालने के। एक अदम एतमाद का, उसमें भी हमने तरीक़े इंसाफ के ख़िलाफ़ वोट नहीं, खान साहब के ख़िलाफ़ वोट नहीं डाला। दूसरा आया है प्राइम मिनिस्टर को वोट डालने का, उसमें हमने प्राइम मिनिस्टर को वोट नहीं डाला। तो जब हमने वोट नहीं तरीक़े इंसाफ के डाला, जो तरीक़े इंसाफ ने कहा कि आपने बाइकाट करना है, हमने बाइकाट किया। तरीक़े इंसाफ ने कहा कि आपने अंदर नहीं जाना, हम अंदर नहीं गए। तो हमारे ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजना ही एक नलायक खान साहब की वकला टीम का सबूत था कि वो इतने जाहिल हैं, इतने नलायक हैं, इतने स्टूपिड हैं कि उन्होंने इस तरह का एक रेफरेंस भेज दिया और ये देखा ही नहीं कि क्या इन लोगों ने वोट कास्ट भी किया है कि नहीं किया पीटीआई के ख़िलाफ़। तो हमें तो अल्लाह के घर में पूरा यकीन था कि इसमें, इस रेफरेंस में कोई जान नहीं है। और आज वो तो ये लीगल, तो राय साहब ये लीगल टीम का काम है या इमरान खान साहब का काम है? क्योंकि लोगों का ख्याल है कि इमरान खान साहब जो हैं वो सारा कुछ जो है ना अपनी टीमों के मत्थे लगा देते हैं, कभी लीगल टीम के मत्थे लगा देते हैं, इंफॉर्मेशन टीम के मत्थे लगा देते हैं, फाइनेंशियल टीम के मत्थे लगा लेते हैं। ये तो आपकी बात ठीक है, खान साहब खुद भी बहुत नालायक है और नाहल हैं। वो तो जिस तरह 4 साल मुल्क का बेड़ा गर्क किया उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये वकला का काम था बुनियादी तौर पे। वकला हज़रात जो इस केस को, रेफरेंस को देख रहे थे, उन्हें चाहिए था कि खान साहब को कहते कि जी ये बनता नहीं है, ये हमारी इसमें बेइज्जती होगी, पूरी कौम मजाक उड़ाएगी कि हमने तरीक़े इंसाफ के लोगों के ख़िलाफ़ जो आज भी हाउस में बैठे हुए हैं और अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं और आप भाग गए हैं। कल तक आप कहते थे कि मैं चूहों के शिकार पे निकलूँगा, आज आप खुद चूहा बन गए हैं और चूहे की तरह छुप के बनी गाला में बैठे हुए हैं। तो बनी गाला में शेख रशीद से मुलाकात वाली थी और वो भी चूहा ही है, और उसमें शीडा टल्ली जो है उसका काम तो शैतानी करना है, तो उसको, उसकी शैतानी अब नहीं चलेगी। उसने जो माल पानी बनाना था बना लिया, अब खान साहब को जो चक्कर देने थे दे लिए हैं। अच्छा, ये फरमाइएगा कि जो इस्तीफ़े हैं अरकान के, ज़ाहिर है आप सियासी मामलात को समझते हैं, उनके अंदर भी लोग कह रहे हैं कि ग्रुप है जो कहते हैं जी कि हमने मुस्ताफ़ी नहीं होना, हमें मजबूर किया गया है। और अब पीटीआई की ये पॉलिसी है कि वो अरकान जो है स्पीकर के सामने वजाहत के लिए पेश ही ना हो। तो आपके ख्याल में वाक़तन अरकान की तादाद है जो इस्तीफ़ा नहीं देना चाहती और उनको मजबूरी के आलम में उनसे इस्तीफ़े लिए गए? मैं आज की आपको मिसाल दे देता हूँ, दूर की नहीं। आज मुझे 2 पीटीआई के एमएनए मिले हैं जो खान साहब जिनका क्लेम करते हैं इस्तीफ़े, वो असेंबली आए हुए थे अपनी तनख्वाह लेने के लिए, और उन्होंने कहा जी कि हमने किसी सूरत इस्तीफ़ा नहीं देना, हम चंद दिनों तक असेंबली हाउस में आना शुरू करने वाले हैं और हमारा एक बड़ा ग्रुप है जो पूरा का पूरा ग्रुप हाउस में आना शुरू कर देगा और आपके साथ हम बैठेंगे। तो ये काफ़ी बड़ी तादाद में लोग हैं। अब इसीलिए इन्होंने पाबंदी लगा दी है कि कोई आदमी स्पीकर के पास नहीं जाएगा, क्योंकि जो स्पीकर के पास जाएगा वो इनकार करेगा कि मैंने तो कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया, क्योंकि इस्तीफ़ा टाइप हुआ है, फ़ोटो कापी है, तो ये तो हाथ से लिखना होता है। तो हाथ से लिख के देने के लिए चंद लोग शायद तैयार हों, बाकी सारे लोग इनकार कर रहे हैं। और इस पर खान साहब को वो अपनी तनख्वाहें भी विड्रा कर रहे हैं, खान साहब ने भी अपनी तनख्वाह विड्रा कर ली है। तो इनको कुछ शर्म, वो जो एक लफ्ज़ है ना, कुछ शर्म होती है, कोई याद आती है,
वो इनको करनी चाहिए। अगर इस्तीफे देने हैं तो मर्दों की तरह आके दें, अपने हाथ से लिख के इस्तीफे स्पीकर को या हाउस में खड़े होके। एक और आसान तरीका है जिस के हाउस में खड़े होके कह दें कि हम इस हाउस से इस्तीफ़ा दे रहे हैं, तो वो इस्तीफ़ा फिर स्पीकर को कबूल करना पड़ता है। तो ये इनमें ज़रूरत है तो आके हाउस में खड़े हों, बारी बारी हर रोज़ 2-3 आएँ और खड़े होके कहें कि हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं और रिटर्न इस्तीफ़ा दे के जाएँ, तो फिर मैं मानूँ। लेकिन एक बहुत बड़ा तादाद है, जिस तरह मैंने आज आपको बताया कि 2 मेंबर आज मुझे मिले हैं कि वो तनख्वाह लेने आए थे और उन्होंने कहा कि हम किसी राय साहब, आई हैव टू लीव इट देयर। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया।